नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 5 सितंबर 2020 और स्वागत है आपका एडिटोरियल डिस्कशन में। आज 3 इश्यूज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम प्रेजेंट सिचुएशन में पार्लियामेंट की इंपॉर्टेंस से संबंधित जो आर्टिकल है उसे डिस्कस करेंगे। दूसरे नंबर पे क्वेड के मिलिटराइजेशन से संबंधित और सबसे लास्ट में चाइनीज़ एप्लीकेशंस को बैन करने से संबंधित आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल पार्लियामेंट की इंपॉर्टेंस के बारे में है। आप जनरल स्टडी पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। ये आर्टिकल M.R. माधवन के द्वारा लिखा गया है। M.R. माधवन जो है, इन्होंने देखो PRS को इस्टेब्लिश किया था। PRS वेबसाइट के बारे में आपने सुना होगा, जिस पर बिल्स का अच्छा सा एनालिसिस मिलता है। तो उस वेबसाइट को इन्होंने ही इस्टेब्लिश किया था और प्रेसिडेंट हैं ये PRS लेजिस्लेटिव के। तो बात करें इस आर्टिकल की। आर्टिकल में राइटर कहते हैं, देखो 14 सितंबर को मानसून सेशन स्टार्ट होगा। ऑलमोस्ट 175 डेज हो चुके हैं पिछले सेशन को ख़त्म हुए। संविधान में लिमिट जो दी हुई है वो है 180 दिनों की, मतलब 2 सेशंस के बीच 180 डेज से ज़्यादा का समय नहीं हो सकता। तो इस कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट के चलते ही 14 सितंबर को सेशन बुलाया गया है पार्लियामेंट का। और जो ये सेशन स्टार्ट होगा 14 सितंबर से, इसमें भी काफ़ी सारी रिस्ट्रिक्शंस होंगी। जैसे देखो, स्टार्ट क्वेश्चंस नहीं पूछे जा सकते जिनमें ओरल आंसर्स देने की आवश्यकता होती है। 0 आवर को भी कर्टेल कर दिया गया है और सेशन भी कम ही दिनों तक चलेगा, ज़्यादा समय तक नहीं चलेगा। देखो, कोविड के आने के बाद काफ़ी सारे स्टेट्स असेंबली के सेशन ऑर्गेनाइज हुए हैं, बट वो बहुत कम समय तक चले हैं। किसी स्टेट असेंबली का सेशन चला सिर्फ 1 दिन के लिए, किसी का 2 दिनों के लिए, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर देखो हम कंपेयर करें दूसरे देशों से, यूके से सबसे पहले हम कंपेयर करते हैं, क्योंकि पार्लियामेंट्री सिस्टम हमने यूके से अडोप्ट किया है। जब से कोविड-19 की महामारी आई है, यूके की पार्लियामेंट ने कई सारे तरीके खोज लिए हैं फंक्शन करने के लिए, सरकार की अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने के लिए। क्योंकि पार्लियामेंट का काम क्या होता है? पार्लियामेंट का काम तो यही होता है ना, जो हमने कल डिस्कस किया था, कि एग्जीक्यूटिव यानी सरकार की अकाउंटेबिलिटी फिक्स करना, सरकार को गाइड करना और नेशन की पल्स क्या है इसके बारे में सरकार को फीडबैक देना। ये सब काम है पार्लियामेंट के। तो यूके में जब ये महामारी आई तो वहाँ की जो पार्लियामेंट्री कमेटी है, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन ह्यूमन राइट्स, इन्होंने उस एप्लीकेशन को एग्जामिन किया जिसकी आवश्यकता थी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के लिए। जैसे हमारे देश में आरोग्य सेतु एप्लीकेशन है ना, उसी प्रकार से यूके में भी इसी प्रकार की एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया था। लेकिन एप्लीकेशन को लॉन्च करने से पहले जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन ह्यूमन राइट्स ने एग्जामिन किया उस एप्लीकेशन को और काफ़ी सारी रिकमेंडेशंस दी। जैसे ये जो एप्लीकेशन है लिमिटेड पर्पज़ के लिए होनी चाहिए, सिर्फ कोविड-19 को कर्ब करने के लिए। दूसरा, इस एप्लीकेशन को लाने से पहले कानून लाया जाए पार्लियामेंट में। तीसरा, डेटा जो है वो थर्ड पार्टीज के साथ शेयर ना किया जाए। चौथा, किसी पर्सन का डेटा सेंट्रल डेटाबेस में तभी अपलोड किया जाए अगर वो पर्सन पॉजिटिव निकल चुका है या फिर शक है कि वो पर्सन पॉजिटिव निकल सकता है, और एक लिमिटेड समय के लिए डेटा को सेंट्रल डेटाबेस में स्टोर किया जाए। तो यूके की पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन ह्यूमन राइट्स ने ये सारी रिकमेंडेशंस दी सरकार को कि आप एप्लीकेशन लॉन्च करना चाहते हो कोविड-19 के लिए तो इन बातों का ख्याल रखिए। अब देखो क्वेश्चन ये उठता है, इंडिया में भी तो आरोग्य सेतु एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया था, तो क्या इंडिया में पार्लियामेंट ने या फिर पार्लियामेंट की कमेटी ने ये सारी रिकमेंडेशंस दी? इसका आंसर है नो। हमारे देश में आरोग्य सेतु एप्लीकेशन के लिए कोई कानून बना ही नहीं। एग्जीक्यूटिव डिसीजन से इस आरोग्य सेतु एप्लीकेशन को लॉन्च कर दिया गया। बात देखो सिर्फ इस एप्लीकेशन की नहीं है। पिछले 6 महीनों से पार्लियामेंट ने अपना जो एग्जीक्यूटिव को यानी सरकार को ओवरसाइट करने का काम होता है वो नहीं किया है। पार्लियामेंट्री जो कमेटीज़ हैं वो 4 महीनों तक नहीं मिली और उसके बाद भी इन पर्सन मीटिंग्स ऑर्गेनाइज हुई। अब इन पर्सन मीटिंग ऑर्गेनाइज होगी तो बहुत कम मेंबर्स अटेंड कर सकेंगे क्योंकि ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस उस समय काफ़ी ज़्यादा थी। जबकि देखो दूसरे देशों में पार्लियामेंट्री कमेटीज़ ने टेक्नोलॉजी को अडोप्ट किया ताकि सभी मेंबर्स मीटिंग्स में पार्टिसिपेट कर सकें घर से ही। पिछले 6 महीनों में 900 सेंट्रल और 6000 स्टेट गवर्नमेंट की नोटिफिकेशन आ चुकी हैं। और ये तो सिर्फ
पेंडेमिक से रिलेटेड हैं। और सोच के देखिए दूसरे सब्जेक्ट से संबंधित तो कितनी सारी नोटिफिकेशन स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट ने जारी की हैं, बट पार्लियामेंट्री कमेटीज फंक्शन नहीं कर रही हैं, इसलिए सरकार कोई भी डिसीजन ले रही है उन डिसीजन का सुपरविजन नहीं हो रहा है। जो अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए वो नहीं हो पा रही है। देखो, जब पार्लियामेंट मिलेगी तो पार्लियामेंट सरकार से क्वेश्चन पूछेगी कि आपने कोविड-19 को कर्व करने के लिए क्या क्या डिसीजन लिए हैं। जब माइग्रेंट क्राइसिस पैदा हुए थे उस समय आपकी अप्रोच इतनी ढील ढाली क्यों थी। लेकिन देखो, अब सब कुछ होने के बाद पार्लियामेंट अगर सरकार से क्वेश्चन पूछेगी तो ये तो एक प्रकार से पोस्टमार्टम एनालिसिस के बराबर होगा। डेथ के बाद जो एनालिसिस होता है कि क्यों डेथ हुई, ठीक वैसा ही होगा। जबकि यूके का एग्जाम्पल लीजिए, आरोग्य सेतु जैसी एप्लीकेशन वहां पे आनी थी, उससे पहले कमेटी ने काफ़ी सारी रिकमेंडेशंस दी और यूके की सरकार ने कमेटी की रिकमेंडेशंस को माना भी। हमारे देश में आरोग्य सेतु एप्लीकेशन आए अब काफ़ी समय हो चुका है। अगर उस एप्लीकेशन में कमियां भी निकलती हैं तो देखो, पास्ट में जिस प्रकार से उस एप्लीकेशन ने फंक्शन किया है उसको तो नहीं सुधारा जा सकता ना। अब आगे कैसे वो एप्लीकेशन काम करेगी, बेशक सरकार कमेटी की रिकमेंडेशंस को मान ले, पार्लियामेंट में अपोजिशन जो रिकमेंडेशंस देगी उनको मान ले, लेकिन ऑलरेडी 3 से 4 महीने तो हो चुके हैं जब इस एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया था। इसके बाद राइटर बोलते हैं कि पार्लियामेंट्री ओवरसाइट, मतलब पार्लियामेंट जो देखरेख करती है एग्जीक्यूटिव्स की, उसकी तो पहले ही कमी थी, लेकिन जुडिशियल इंटरवेंशन की वजह से सिचुएशन और भी ज़्यादा खराब हो गई। फॉर एग्जाम्पल, लॉकडाउन लगा अचानक से और उसके बाद माइग्रेंट्स को काफ़ी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा। अब देखो, पार्लियामेंट को ये सब क्वेश्चंस पूछने चाहिए थे सरकार से कि भैया आपने एकदम से लॉकडाउन क्यों लगाया, आपने क्या व्यवस्था की माइग्रेंट्स की हार्डशिप्स को एड्रेस करने के लिए। बट मामला गया सुप्रीम कोर्ट में। अब देखो, सुप्रीम कोर्ट के पास एक्सपर्टीज नहीं होती पॉलिसी इश्यूज के बारे में। सुप्रीम कोर्ट सभी पक्षों का व्यू कई बार नहीं जान पाती। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। जो एजीआर यानी एडजस्टेड ग्रोस रेवेन्यू टेलीकॉम कंपनी से लेना था, शुरुआत में सुप्रीम कोर्ट ने इतनी सख्ती की कि आप अभी के अभी ये पैसा लौटाइए सरकार को। हालांकि सरकार चाहती थी कि टेलीकॉम कंपनीज को टाइम दिया जाए, बट सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही ज़्यादा सख्त रुख अपनाया। लेकिन धीरे धीरे खबरें सामने आने लगी कि वोडाफोन अपना बकाया अगर एजीआर देता है, एडजस्टेड ग्रोस रेवेन्यू देता है, तो वोडाफोन को इंडिया में अपने ऑपरेशंस बंद करने पड़ेंगे। तो ये सिचुएशन सही नहीं होगी क्योंकि रिलायंस जियो की मोनोपोली इस्टेब्लिश हो जाएगी। बहुत से लोगों को अपना नंबर पोर्ट करवाना पड़ेगा, सर्विस की क्वालिटी पर असर होगा। तो ये सारी बातें सरकार तो समझ रही थी, बट सुप्रीम कोर्ट नहीं समझ रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दे दिया, सुप्रीम कोर्ट शुरुआत में अड़ी हुई थी कि इस आदेश का पालन किया जाए, अदरवाइज इसे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट माना जाएगा। बट काफ़ी महीनों बाद अब सुप्रीम कोर्ट का पिछले हफ्ते ये वर्डिक्ट आया कि टेलीकॉम कंपनीज जिनको अपना बकाया एजीआर देना है, उनके पास 10 साल का समय है, वो 10 साल के अंदर अपना एजीआर दे सकते हैं। तो आखिरकार सुप्रीम कोर्ट को अपना डिसीजन चेंज करना पड़ा ना, क्योंकि और ज़्यादा इकोनॉमिस्ट ने बोला कि अगर टेलीकॉम कंपनीज को मजबूर किया जाता है तो वो बैंकरप्ट हो जाएंगी और इससे देश की इकोनॉमी पर भी विपरीत असर पड़ेगा। तो कहने का क्या मतलब है? कहने का मतलब देखो ये है, सुप्रीम कोर्ट के पास एक्सपर्टीज नहीं होती कि वो पॉलिसी संबंधित इश्यूज पर अपना वर्डिक्ट दे सकें। एक और मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। ऑलमोस्ट 2 साल पहले की बात है, सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा वर्डिक्ट दिया था कि नेशनल हाईवेज या फिर जो दूसरे हाईवेज हैं उनके इतने मीटर में शराब के ठेके या फिर ऐसा रेस्टोरेंट नहीं होना चाहिए जहां पे शराब परोसी जाती है। सुप्रीम कोर्ट का तर्क ये था क्योंकि जो ड्राइवर हैं वो शराब पीते हैं और इस वजह से एक्सीडेंट्स काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं, इसलिए जो हाईवेज हैं उनसे दूर होने चाहिए शराब के ठेके। लेकिन बाद में खबरें निकल के आई कि इससे तो इतने सारे लोग बेरोजगार हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा नुकसान होगा इकोनॉमी को। तो आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने अपना डिसीजन चेंज किया बाद में। तो सुप्रीम कोर्ट के पास एक्सपर्टीज नहीं होती। सुप्रीम कोर्ट एक लंबी पिक्चर नहीं देख पाता कि जो वो वर्डिक्ट दे रहे हैं उनके क्या रिपरकशंस हो सकते हैं। लास्ट में राइटर कहते हैं कि देखो, जो नुकसान हुआ है पार्लियामेंट्री ओवरसाइट का, मतलब पार्लियामेंट ने जो ग्राउंड लूज किया है, अब उसको फिर से हासिल करने की आवश्यकता है। ये जो मानसून सेशन होगा 18 दिनों का होगा। हालांकि एक दिन में ज़्यादा समय तक सेशन ऑर्गेनाइज होंगे पार्लियामेंट के,
तो इस वक्त का पूरा यूटिलाइजेशन होना चाहिए पार्लियामेंट के द्वारा। पिछले 6 महीनों में 11 ऑर्डिनेंसेस इशू हुए हैं। 5 तो देखो कोविड-19 क्राइसिस से संबंधित हैं और लॉकडाउन से संबंधित है, जैसे टैक्स फाइलिंग डेट को एक्सटेंड करना, न्यू सोल्वेंसी केसेस पर मोरेटोरियम लगाना, प्रोटेक्शन फॉर हेल्थ वर्कर्स, और इसके बाद टेम्परेरी कट्स इन सैलरीज एंड अलाउंसेज ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एंड मिनिस्टर्स। 6 दूसरे ऑर्डिनेंसेस सरकार की तरफ से इशू किए गए हैं। 2 तो सप्रेशन ऑफ बोर्ड्स ऑफ काउंसिल से संबंधित हैं, जो होम्योपैथी और इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन को रेगुलेट करते हैं। एक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से संबंधित है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अब कोऑपरेटिव बैंक्स को रेगुलेट कर सकेगा। और बाकी 3 जो ऑर्डिनेंसेस हैं वो एग्रीकल्चर से संबंधित हैं। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को प्रमोट करना, एपीएमसी मार्केट से बाहर जाके किसान अपनी फसल बेच सकते हैं, और एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में अमेंडमेंट। तो ये सारे ऑर्डिनेंसेस अब आएंगे पार्लियामेंट में चर्चा के लिए, तो इन पर चर्चा होनी चाहिए। और चर्चा से पहले वैसे इन सभी बिल्स को रिस्पेक्टिव कमेटीज के पास भेजा जाना चाहिए, ताकि जो पार्लियामेंट्री कमेटीज हैं वो ठीक से छानबीन कर सकें इन बिल्स की। इसके अलावा और भी बहुत सारे इश्यूज हैं जिन पर पार्लियामेंट में चर्चा होनी चाहिए। पिछले 6 महीनों में बहुत सारी इवेंट्स हुई हैं। सरकार का रिस्पॉन्स कैसा रहा इस महामारी से निपटने में, इकोनॉमिक सिचुएशन जो ज़्यादा खराब हुई है उसको कैसे टैकल किया जा सकता है, अपोजिशन सरकार को रिकमेंडेशंस भी देता है। चर्चा से बहुत कुछ निकल के आता है। आने वाले दिनों में सरकार का रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए कोविड-19 से निपटने के लिए। चूँकि देखो इस साल के करंट फाइनेंशियल ईयर के लिए जो बजट पास हुआ था, अब नंबर्स काफ़ी ज़्यादा इनसिग्निफिकेंट हो गए हैं क्योंकि सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा चेंज हो चुकी है। तो हो सकता है सरकार एक सप्लीमेंट्री बजट प्रेजेंट करे पार्लियामेंट में, तो उस पर भी गहनता से चर्चा होनी चाहिए। चाइना के साथ जो हमारा बॉर्डर है एलएसी पर सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा टेंस है। सरकार से क्वेश्चन पूछे जाने चाहिए, सिचुएशन एक्चुअल में है क्या और सरकार का रिस्पॉन्स क्या है उस सिचुएशन से निपटने के लिए। वैसे तो देखो जो स्टार्ट क्वेश्चंस हैं वो नहीं पूछे जा सकते और 0 आवर भी छोटा रहेगा, बट जो भी दूसरे टूल्स मेंबर्स के पास मौजूद हैं उन टूल्स का सहारा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को लेना चाहिए, ताकि सरकार की अकाउंटेबिलिटी फिक्स की जा सके। और यही काम है पार्लियामेंट का। डेमोक्रेसी में पार्लियामेंट का काम देखो यही होता है कि एग्जीक्यूटिव की अकाउंटेबिलिटी फिक्स करना, और ये लेजिस्लेचर्स के द्वारा की जाती है। लेजिस्लेचर्स को जनता चुनती है एक निश्चित समय के बाद। हमारे देश में 5 साल बाद इलेक्शंस कंडक्ट होते हैं, हम लेजिस्लेचर्स चुनते हैं जो कि एग्जीक्यूटिव से क्वेश्चन पूछते हैं। तो ये पूरा आर्टिकल हमने पार्लियामेंट की इंपॉर्टेंस के बारे में डिस्कस किया। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल क्वाड के बारे में है। आप जनरल स्टडी पेपर 3 के इस टॉपिक से और जीएस पेपर 2 से भी इस आर्टिकल को रिलेट किया जा सकता है। देखो क्वाड ग्रुप में 4 देश शामिल हैं, यूएसए, इंडिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया। देखो वैसे साफ साफ इस ग्रुप के मेंबर्स के द्वारा बोला नहीं जाता, बट चाइना को इंडो पैसिफिक रीजन में कंटेन करने के लिए इस ग्रुप की स्थापना हुई है। और अभी तक इस ग्रुप ने कोई मिलिट्री रोल नहीं अपनाया है। खास करके इंडिया काफ़ी ज़्यादा रेटिसेंट है, मतलब इंडिया की अपने कंसर्न्स हैं। इंडिया नहीं चाहता कि ये ग्रुप कोई मिलिट्री रोल अपनाए, क्योंकि इंडिया को ऐसा लगता है कि चाइना नाराज हो जाएगा अगर क्वाड ग्रुप के द्वारा मिलिट्री रोल कोई अपनाया जाता है। क्वाड ग्रुप ने अभी तक इंडो पैसिफिक रीजन में कोई जॉइंट पेट्रोलिंग नहीं की है। और इंडो पैसिफिक रीजन तो छोड़िए, इंडियन ओशन रीजन में भी इंडिया बाकी देशों के साथ मिलकर जॉइंट पेट्रोलिंग करने पर थोड़ा असहमत दिखता है। हाल ही में हमने फ्रांस के साथ मिलके, फ्रांस की नेवी के साथ मिलके जॉइंट पेट्रोलिंग की। अदरवाइज तो देखो इंडिया राजी नहीं होता, क्योंकि इंडिया को लगता है परंपरागत रूप से हमारा डोमिनेंस रहा है इंडियन ओशन रीजन में। दूसरी जो पावर्स अगर आती हैं तो इससे इंडिया का इन्फ्लुएंस कम हो जाएगा। इवन 2018 में प्रधानमंत्री मोदी ने एक स्टेटमेंट दी थी कि इंडिया इंडो पैसिफिक को एक ज्योग्राफिकल कंसेप्ट देता है, ना कि लिमिटेड मेंबर्स की एक स्ट्रेटजी। साफ तौर पे इशारा क्वाड की तरफ था। प्रधानमंत्री मोदी ने इशारों में कहा था, हम नहीं चाहते कि कुछ देश एक साथ आएं स्ट्रेटजी के तौर पर। बट देखो क्वेश्चन ये उठता है, क्या अब इंडिया की जो स्ट्रेटजी है वो चेंज हो रही है? क्यों? क्योंकि हमारे जो अभी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं विपिन रावत, उन्होंने ऐसी स्टेटमेंट दी जिससे ऐसा लगता है कि इंडिया
कि जो स्ट्रेटजी है क्वाड को लेके वो अब धीरे धीरे चेंज हो रही है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ विपिन रावत की तरफ से स्टेटमेंट दी गई कि इंडियन ओशन और सराउंडिंग ओशंस में इंक्लूडिंग इंडो पैसिफिक रीजन, इन ओशंस में फ्रीडम ऑफ नेविगेशनल ऑपरेशंस को इंश्योर करने के लिए क्वाड जो है वो एक अच्छा मैकेनिज्म है। तो क्या इस स्टेटमेंट से हम ये कंक्लूजन निकालें कि अब क्वाड के द्वारा अगर मिलिट्रीली पेट्रोलिंग की जाती है इंडो पैसिफिक रीजन में, तो क्या इंडिया इसके लिए तैयार है? इंडिया क्वाड के बाकी मेंबर कंट्रीज के साथ मिलकर ज्वाइंट पेट्रोलिंग करेगा इंडो पैसिफिक रीजन में? अगर देखो गलती से बोल दिया, मतलब यहाँ पे लिख रखा है अनलेस ही मिसस्पोक, अगर गलती से बोल दिया तो वो बात अलग है, अदरवाइज यही बात निकलती है विपिन रावत की स्टेटमेंट से कि इंडिया अब तैयार है क्वाड के आइडिया को अपनाने को लेके। अभी तक तो देखो इंडिया काफ़ी ज़्यादा हिचकिचाता था, इवन मालाबार एक्सरसाइज में ऑस्ट्रेलिया के पार्टिसिपेशन की जब बात आई तो भी इंडिया आसानी से राजी नहीं हुआ। लेकिन शायद अब इंडिया को समझ में आ गया है जो LAC पर विवाद है, इवन चाइना को काफ़ी कन्विंस करवाने के बावजूद, काफ़ी बात करने के बावजूद चाइना ने फिंगर 4 से लेके फिंगर 8 का एरिया नहीं छोड़ा है। चाइना अभी भी उस एरिया पर अपनी जड़ें जमाया हुआ है जो पहले बफर जोन हुआ करता था, जहां पर दोनों देशों की आर्मी पेट्रोलिंग किया करती थी, दोनों देशों की फोर्सेस पेट्रोलिंग किया करती थी। तो देखना ये होगा आने वाले दिनों में इंडिया की अप्रोच क्या रहती है। क्या इंडिया क्वाड के आइडिया को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता है? क्योंकि यहाँ पर देखो हमारे विदेश मंत्री की एक स्टेटमेंट भी बताने लायक है। हमारे विदेश मंत्री S जयशंकर ने यह कहा था कि इंडिया अलायंस सिस्टम से दूर रहेगा। अब क्वाड को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना मतलब USA के ग्रुप में शामिल होना, तो ये बात तो विदेश मंत्री S जयशंकर की स्टेटमेंट के खिलाफ हो जाएगी ना कि इंडिया किसी अलायंस सिस्टम में शामिल नहीं होगा। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया क्वाड के बारे में। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल चाइनीज एप्लीकेशंस को बैन करने से संबंधित है। आप GS पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। चाइना की और 118 एप्लीकेशंस को अब सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बैन कर दिया गया है। रिसेंट मंथ्स में ये पहली बार नहीं है कि जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने चाइनीज एप्लीकेशंस को बैन किया है, ये तीसरी बार ऐसा हुआ है। टोटल अभी तक 200 के आसपास चाइनीज एप्लीकेशंस को सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बैन किया जा चुका है। हमारे देश में लाखों करोड़ों लोग जो इन एप्लीकेशंस को यूज़ करते थे, सरकार ने उनके हितों को इग्नोर करते हुए नेशनल सिक्योरिटी का हवाला दिया इन एप्लीकेशंस को बैन करने के लिए। सरकार ने कहा ये जो एप्लीकेशंस हैं इंडिया की इंटीग्रिटी, इंडिया की सिक्योरिटी, सोवरेनिटी, इन सब के खिलाफ काम कर रही थी और यूजर्स का जो डेटा है वो चुराया जा रहा था और अनऑथराइज्ड मैनर में यूजर्स का डेटा दूसरे देशों में लोकेटेड सर्वर्स के पास भेजा जा रहा था। देखो इन एप्लीकेशंस को बैन करके सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक चीज़ तो जता दी है कि इंडिया की मार्केट जो बहुत बड़ी है, उस मार्केट को यूटिलाइज करने से इंडिया नहीं घबराएगा अपने जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट को सर्व करने के लिए। चाइना, हालांकि देखो चाइना के बारे में ये कहा जाता है चाइना दूसरे देशों की एप्लीकेशंस को जल्दी से ऑपरेट होने नहीं देता अपने देश में, जैसे फेसबुक, गूगल, यूट्यूब, ये सब एप्लीकेशंस ऑपरेट नहीं हो पाती चाइना में। बट अब चाइना को एक हाई मोरल ग्राउंड मिल गया है। चाइना इंडिया पर आरोप लगा रहा है कि इंडिया हमारे इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट के अगेंस्ट काम कर रहा है। तो इससे कुछ हद तक तो इंडिया की भी इमेज खराब हो सकती है कि क्या इंडिया इन्वेस्टर्स के लिए सही स्थान नहीं है। बट देखो इन्वेस्टर्स को भी इस बात का पता है फिलहाल इंडिया और चाइना के बीच टेंशंस हैं और उसके मद्देनज़र ये फैसला इंडियन गवर्नमेंट ने लिया है। कानून बताया गया है सरकार के द्वारा सेक्शन 69A ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, जिसे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी अपहेल्ड किया गया था। आर्टिकल में देखो एक बात ये सजेस्ट की जाती है, देखो जियोपॉलिटिकल जो टेंशन है इंडिया चाइना बॉर्डर पर, उसका जवाब सिर्फ एप्लीकेशंस को बैन करने से नहीं दिया जा सकता। हालांकि ये एक स्टेप है बट ये दो धारी तलवार भी है, क्योंकि चाइना के साथ हमारे काफ़ी गहरे रिश्ते हैं, ट्रेड रिलेशंस काफ़ी गहरे हैं। जैसे हमने काफ़ी बार डिस्कस किया है, चाइना से हम इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स इंपोर्ट करते हैं और APIs यानी एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स इंपोर्ट करते हैं।
अगर चाइना वो हमें देना बंद कर दे तो ड्रग्स का प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगा हमारे देश में। और अभी इंडिया को जो फार्मेसी हब कहा जाता है पूरे वर्ल्ड में, उस डेफिनेशन के हिसाब से इंडिया काम नहीं कर पाएगा। तो होना ये चाहिए था कि प्रॉपर प्रोसीजर के तहत जांच करवाई जाती है कि किस प्रकार से चाइनीज़ एप्लीकेशंस जो हैं वो इंडिया के इंटरेस्ट के अगेंस्ट काम कर रही हैं, और उसके अगेंस्ट कोई सरकार एक्शन लेती तो इंडिया के पास भी एक हाई मोरल ग्राउंड होता। अब इंडिया ने सीधा ही एप्लीकेशंस को बैन कर दिया है। बेशक ये जो बैन लगा है चाइना की एप्लीकेशंस के ऊपर, इनसे चाइना की एप्लीकेशंस के जो ओनर्स हैं उनके इंटरेस्ट प्रभावित होंगे और इवेंचुअली चाइना के भी इंटरेस्ट प्रभावित होंगे, क्योंकि इंडिया इन एप्लीकेशंस की एक बहुत बड़ी मार्केट था। बट देखो, लास्ट में ये बोला जाता है कि सरकार जो भी करे प्रॉपर प्रोसीजर्स के साथ करें। अभी तक हमारे देश में डेटा प्रोटेक्शन लॉ भी नहीं है। डेटा प्रोटेक्शन लॉ होना चाहिए, क्योंकि चाइना के साथ इंडिया का कंपैरिजन नहीं किया जा सकता। इंडिया में डेमोक्रेसी है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, बट चाइना में इन्वेस्टर्स को ये सब फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं होती, इसलिए चाइना कुछ कंपनीज को ऑपरेट नहीं होने देता। बट चाइना और इंडिया में कुछ तो डिफरेंस है। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा चाइनीज़ एप्लीकेशंस को बैन करने से संबंधित। हमारी आज की इस डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।